नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, उठता रहता है हमेशा। अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, गए क्यों? क्या वजह थी कि अंग्रेज चले गए भारत छोड़ करके? उन्होंने समय तय किया था जून 1948, लेकिन उससे पहले ही चले गए। 47 में ही देश को खाली कर दिया उन्होंने। और ये भी बात के इतिहासकारों ने इतिहास में लिखा है कि महात्मा गांधी के कारण खाली कर दिया, अंग्रेज चले गए देश छोड़ करके। उसमें मुख्य वजह महात्मा गांधी थे, उनके आंदोलन थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं रहा, और वो आंदोलन एक तरह से अंग्रेज़ों का विरोध न करके अंग्रेज़ों के एक तरह से वो सपोर्ट में था, और वो उस आंदोलन के बिना पर, उस आंदोलन के सहारे कांग्रेस को एक तरह से कुछ अधिकार पाने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कुछ अधिकार पाने का एक जुगत था, एक कवायद थी, जो समय समय पर आंदोलनों के द्वारा कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को बाध्य किया ऐसा करने के लिए। कांग्रेस सर्वथा चाहती थी कि वो सत्ता में भागीदार बने। कांग्रेस की जो नीति रही 1905 के बाद कि वो किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ सत्ता में भागीदार रहे, उसी के लिए जो भी अधिनियम आए उसमें भारतीयों को जो भी अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का अगर आप अध्ययन करें तो लगेगा ऐसे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने तो अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया। उन पर चर्चाएं होने लगी, गाने लिखे जाने लगे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या अंग्रेज़ इस लायक थे कि वो ऐसे थे कि वो बिना खड़ग और बिना ढाल के आपको खाली कर दें? वो एक चाटा मारें, आप दूसरा गाल भी आगे कर दें और वो खाली करके चले जाएं? वस्तु स्थिति इससे बहुत अलग थी, बहुत विपरीत थी। अंग्रेज़ों के जाने की वजह जो थी वो, अब इतिहासकार जो भी लिखते रहे, नेहरू जी जब सत्ता में आए तो अब आप सबको पता है कि नेहरू जी भी सत्ता में कैसे आए। भारत की 13 या 14 प्रांतों की जो कमेटियां थी, 12 या 14, उनमें 1 या 2 तटस्थ रहीं, बाकी सबने पटेल के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया था। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेहरू, और कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू बनने की वजह से वो प्रधानमंत्री भी बने, और आज़ादी से पहले ही वो प्रधानमंत्री बन गए 1946 में ही, सितंबर 1946 में वो अंतरिम सरकार बनी थी। लेकिन अब इस ट्रैक पे चलने पर काफ़ी विषयांतर हो जाएगा और ट्रैक से भटक जाएगा। ये मुख्य मुद्दा है कि अंग्रेज भारत क्यों छोड़े। अंग्रेज़ों को छोड़ने की कुछ मुख्य वजहें हैं। उन दस्तावेजों का अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी वजह, जो 4-5 बड़ी वजह थी, उनमें से एक जो पहली वजह थी वो ये थी कि कोई भी, अब आपको तो पता है आप लोगों को कि भारतीयों को जो अधिकार मिले, उन भारतीयों को ICS की परीक्षा में बैठने का भी अधिकार मिला था, और बहुत से भारतीय इस परीक्षा में चुन करके आते थे, और अंग्रेज अफसरों के साथ प्रशासन में उनकी भागीदारी होती थी। वस्तु स्थिति ये आई कि जो अंग्रेज ऑफिसर थे वो भारतीय ऑफिसरों के साथ काम करना नहीं चाहते थे। वो अपने आप को अपमानित महसूस करते थे वो, और उन्होंने समय समय पर इसे व्यक्त भी किया। वो नहीं चाहते थे कि
उनको भारतीय अधिकारियों के साथ काम करना पड़े, उनके निर्देशन में काम करना पड़े, उनके मातहत काम करना पड़े या उनके समानांतर, उनके समकक्ष काम करना पड़े। जो अधिकारी ऊपर के अधिकारी हैं, भारतीय अफसरों के ऊपर के, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उन भारतीय अधिकारियों के समानांतर हैं या उनके मातहत हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अंग्रेज अफसर भारतीयों के साथ बैठ कर के उसके साथ काम करे। उनको काफ़ी एक लज्जा महसूस होती थी। तो एक ये बड़ा फैक्टर था, अंग्रेज अफसर भारतीय अफसरों के साथ काम नहीं करना चाहते थे। दूसरी चीज़, भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के नाकों में दम कर दिया था। अंग्रेज़ बहुत परेशान थे क्योंकि अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अचानक कभी उनके ऊपर बम फेंके जाते थे, कभी गोलियां चलाई जाती थी, कभी हत्याएं, बहुत से अंग्रेज अफसरों की हत्याएं हुई इस दौर में। 1905 से लेकर के 1940-42 के बीच अनेक अंग्रेज अफसरों की हत्या हुई। कुछ अंग्रेज ऑफिसर तो हमारे क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड में जाकर उनके घर में मारा। घर में घुस कर के जो मारने वाली बात कही जाती है, वो सही में घर में घुस कर मारा। उन अंग्रेज अफसरों की हत्या इंग्लैंड में ही हुई। तो इस तरह की बातें, अब इससे अंग्रेज़ों का परिवार काफ़ी सहमा हुआ था। उसका परिणाम ये हुआ, उनके अंदर इतना डर बैठ गया था कि बहुत से अंग्रेज ऑफिसर इंग्लैंड से यहाँ आना नहीं चाहते थे। और आमतौर पे भारत पे आने वाले जो जितने भी बड़े अंग्रेज ऑफिसर थे, जो सैन्य अधिकारी थे या प्रशासनिक अधिकारी थे या बड़े नेता थे, वो आमतौर पे आयरिश या स्कॉटिश होते थे, जो जिनके सोच में, स्वभाव में क्रूरता और मक्कारी हुआ करती थी। ऐसे ही लोगों को अंग्रेज भेजते थे यहाँ पर, ताकि भारतीयों को प्रशासित करने के लिए कुछ मक्कारी भी ज़रूरी थी, कुछ क्रूरता भी ज़रूरी थी। और बहुत से अंग्रेज अफसरों ने क्रूरता दिखाई भी। जलियांवाला बाग का कांड आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। और भी उस समय के, उस दौर का जो वो दौर था 1857 से लेकर के और 1940 के बीच का जो दौर था, उसमें अंग्रेज़ों ने बहुत क्रूरता थी और अनेक तरह के क्रूरता किया। और इसके लिए अगर सर्वाधिक कोई जिम्मेदार है तो वो अंग्रेज़ों में जो स्कॉटिश मनोवृत्ति थी और आयरिश मनोवृत्ति थी, ये झूठ और फरेब वाला जो दाव पेच था, ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे अफसरों को यहाँ भेजा जाता था। लेकिन जब क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या करनी शुरू कर दी तो ये बहुत डर गए। इनके परिवार के लोग इन्हें यहाँ भारत में आने देने से बचना चाहते थे, वो नहीं आने देना चाहते थे। तो एक ये वजह थी कि कोई भी अंग्रेज अफसर यहाँ आने से पहले 20 बार विचार करता था, सोचता था। बहुत से लोग अपना नाम वापस ले लेते थे, यहाँ नहीं आना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों के सामने एक समस्या थी कि अंग्रेज ऑफिसर अगर नहीं आएगा तो यहाँ शासन कैसे चलेगा। प्रशासनिक कामकाज काफ़ी प्रभावित होते थे। अब चूँकि अंग्रेज अफसर भी यहाँ भारतीयों के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते थे और बाहर से भी अंग्रेज अफसर यहाँ आना नहीं चाहते थे, तो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत हो गई थी। और प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से न चलने के कारण अंग्रेज़ों को काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी। अब वो अचानक भारतीयों को इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते थे कि जो भी कुछ 2-4 दशक और रुकने की स्थिति बने, वो अगर भारतीयों को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया, ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी गई, काम करने का वाजिब अधिकार दे दिया गया, तो उनके लिए उनके यहाँ स्थिरता को लेकर के सवाल खड़ा होता या दिक्कतें पैदा हो जाती। दूसरी अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने बताया आपको 3-4। अगला पॉइंट, 2 विश्व युद्धों के बाद कांग्रेस एक तरह से, या कांग्रेसी नहीं, इंग्लैंड, ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था 2 विश्व युद्धों के बाद। अब पूरा यूरोप कमज़ोर हो गया था। जो दोनों विश्व युद्ध हुए, वो युद्ध का मैदान यूरोप ही रहा और इनकी भयंकरता ने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया था।
फ्रांस कमज़ोर हो गया, स्पेनिश कमज़ोर हो गए, डेनिश कमज़ोर हो गए, इंग्लैंड तो कमज़ोर हो ही गया, ऑस्ट्रिया और पोलैंड भी कमज़ोर हो गए, जर्मनी भी जो दूसरे विश्व युद्ध में जो तांडव हुआ वो सब पता है, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो युद्ध की विभीषिका ने यूरोप को बर्बाद कर दिया था, दूसरा यूरोपियन ऑफिसर जो थे वो यहाँ आने से कतराते थे, क्रांतिकारियों ने नाक में दम पहले से कर रखा था। अगली बात ये थी कि नई विश्व शक्तियों का अभ्युदय हो रहा था, जिसमें अमेरिका एक तरफ जापान, एक तरफ सोवियत संघ या सोवियत रूस। तो इन शक्तियों के अभ्युदय से यूरोप में एक नया शक्ति संतुलन की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, और नए शक्तियों के उभार से यूरोप की जो शक्तियां थी, जो एशिया पर शासन करती थी या वैश्विक स्तर पर जो शासन करती थी, उनके पांव उखड़ने लगे। एक तो उनकी क्षमता पर असर हुआ, उनकी प्रशासनिक क्षमता भी प्रभावित हुई, उनकी आर्थिक क्षमता भी प्रभावित हुई और सैन्य क्षमता भी प्रभावित हुई। तो दो विश्व युद्धों के लगातार होने की वजह से पूरा यूरोप लगभग बर्बाद हो चुका था। अब अंग्रेज़ों को इस पर विचार करना आवश्यक हो गया था कि वो कैसे भारत को खाली करें। अब अंग्रेज अनेक तरह के उपाय लगाते थे कि हम खाली करें भारत, ठीक है, लेकिन अब इस तरह से खाली किया जाए कि उसे एक नया रूप दे करके खाली किया जाए ताकि ज़्यादा अपमान महसूस ना हो। उसी के लिए ये समय समय पर अध्यादेश आए और कांग्रेस पार्टी से बातचीत होने लगी और उसमें भारतीयों को भागीदारी दी गई, ये कहते हुए कि हम भारतीयों को राजनीतिक रूप से प्रौढ़ बनाना चाहते हैं, प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता था कि भारत में लोकतंत्र की जो जड़ है वो दुनिया में सर्वाधिक पुरानी है। तो शायद उनको ये मुगालता था, उनको एक तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने या मैकाले की सोच ने यूरोपियनों को के अंदर ये दिमाग में भर दिया था कि वो दुनिया के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये सारी बातें थी जिस पर अंग्रेज काफ़ी सहम गए थे। अंग्रेज अफसर आना नहीं चाहते थे यूरोप से यहाँ। दूसरी बात की अंग्रेज ऑफिसर जो यहाँ थे वो भारतीयों के साथ काम नहीं करना चाहते थे। तीसरी बात, क्रांतिकारियों ने उनके नाक में दम कर रखा था, उनकी लगातार हत्याएं हो रही थी। चौथी बात की जो दो विश्व युद्ध हुए उसमें यूरोप पूरा बर्बाद हो चुका था। पांचवी बात की नई शक्तियों का अभ्युदय हो रहा था। अगली बात, छठी बात ये है कि जो उस समय का भारतीय मीडिया था, चूँकि भारतीय काफ़ी बहुत से भारतीय ऐसे थे जो राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरे होने की वजह से उन्होंने आधुनिक शिक्षा तो पाई, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा को नहीं त्यागा। और बहुत से ऐसे विद्वान थे जो कि अखबार निकाला करते थे, पैम्पलेट निकाला करते थे, पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाला करते थे और उसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी आलोचना करते थे। इससे अंग्रेज़ों की बहुत बदनामी होती थी। यही वजह थी कि वो प्रेस पर काफ़ी सेंसर लगाया करते थे। लेकिन जब विश्व युद्धों में जब भारतीयों का बाहर यूरोप में आना जाना हुआ तो वहाँ की स्थितियों को भारतीयों ने यहाँ के अखबारों में, यहाँ की पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया और अंग्रेज़ों का कच्चा चिट्ठा या यूरोपीय शक्तियों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। यहाँ के लोग जानने लगे कि यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप किस तरह से कंगाल हो रहा है क्रमशः। तो यहाँ के जो अखबार थे उस समय के, यहाँ के अखबार, यहाँ की पत्रिकाएं, यहाँ के पंपलेट, उनमें पूरे यूरोप की छीछा लेदर कर दिए भारतीय मीडिया ने। वो यथार्थ लिखने लगे और एक एक पंक्ति में कटाक्ष हुआ करता था। उनकी मजबूरियों को हर शब्दों में पिरो करके और व्याख्या होने लगी अखबारों में, पत्रिकाओं में। इससे अंग्रेज काफ़ी झेपने लगे थे।
उन्हें लगा था कि हमारे जो शक्ति और जो सामर्थ्य यहाँ थी, जो हमारा एक गुरूर था यहाँ पर, जो एक डर था, जो हमने यहाँ भौकाल बनाया था, क्षेत्रीय भाषा में आप इसको कह सकते हैं, भौकाल जो बनाया था, वो यहाँ की मीडिया ने उसे चौपट कर दिया। यहाँ के राष्ट्रवादी विद्वानों ने उसे चौपट कर दिया था और जनता के बीच जा कर के वहाँ की मजबूरियों को खूब गाथा के रूप में बताया भी और अखबारों में, पत्रिकाओं में छापा भी। तो इस तरह की जो बातें होने लगी, उसके बाद बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी विद्वान हुए जिन्होंने कांग्रेस से अलग हो करके अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया। जैसे अब उसमें नेताजी सुभाष चंद्र का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने तो एक आज़ाद भारत के सरकार भी बनाई सिंगापुर में, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मनी से लेकर जापान तक उन्होंने मदद मांगी। ये सामान्य साहस की बात नहीं है, ये बहुत बड़े पौरुष की बात है। जो काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, वो ऐसे बिरले सदियों में गिने चुने लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। ये बहुत साहस और बहुत हौसले का काम था जो नेताजी ने किया। तो इस तरह की अनेक बातें थी जिसमें कि अंग्रेज़ काफ़ी परेशान थे। और दूसरी बात, सैन्य विद्रोहों ने अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया था। 46 का नौसेना का विद्रोह अंग्रेज़ों के मुंह पर एक तमाचा था। इससे पहले भी सैन्य टुकड़ियों ने अंग्रेज़ अफसरों की बातों को मानने से इनकार कर दिया था और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिसमें कि भारतीय सेना ने एक तरह से विद्रोह किया, अंग्रेज़ अधिकारियों का, अंग्रेज़ अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इससे अंग्रेज़ समझ गए थे कि अब हमारे भारत में राज करने के दिन ख़त्म होने वाले हैं, और उन्होंने एक नया मोड़ दे करके भारत को खाली करना ही, भारत को छोड़कर जाना ही बेहतर समझा। लेकिन वो जाने से पहले ये आश्वस्त होना चाहते थे कि भारत में जो सरकार आए वो अंग्रेज़ों जैसे सोच की हो, जन्म से भारतीय हों लेकिन वो सोच से अंग्रेज़ हों, और एक कठपुतली सरकार हो जो अंग्रेज़ों की तरह काम करे, अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करे। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अब आप ये आश्वस्त हो गए होंगे कि अंग्रेज़ इस देश से क्यों गए, क्या वजह थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है, आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।